जाएगा और फिर आपका साई इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाएगा। ये सारे मोशन आ जाएंगे और आप जब इन मोशंस के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी लिखेंगे, एनर्जीज आर एडिटिव इन नेचर, ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा। सही है, यही आ जाएगा भैया, बिल्कुल। अब ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें क्वांटम से पता चलता है कि भाई टोटल एनर्जी इन सब का सम होती है। टोटल वेव फंक्शन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है भाई, ठीक है। अब जो स्लोप है, इसमें स्लोप आपको दिया गया है, स्लोप आपका है यहां पर 3.5 गुणा 10 की पावर -2। इंटरसेप्ट आपका दिया गया है, अब आप सोल्व कर लीजिएगा। 5 गुणा 10 की पावर 4 ये दिया गया है भाई, बीच में से कुछ उड़ गया डाटा। जब भी हम 1/r वर्सेस 1/s ग्राफ बनाते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 1/r 1/s, तो इंटरसेप्ट क्या आता है? इंटरसेप्ट हमारे पास होता है 1/r मैक्स। ग्राफ तो हमारा ऐसा ही बनता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है आपका क्या? स्लोप आपका होता है 1/r km/r मैक्स, यही होता है। मुझे चाहिए क्या? मुझे है ना यहां से km चाहिए। अब km क्या होगा? स्लोप अपॉन इंटरसेप्ट। वृत्त ने बिल्कुल सही शॉर्टकट मारा है, km/r मैक्स डिवाइड बाय 1/r मैक्स। ये आपस में कट जाएगा तो ये आपका km आ जाएगा। सीधा स्लोप बाय इंटरसेप्ट कर देना है। यहां पर स्लोप कितना है? स्लोप आपका 3.5 है, मेरे ख्याल से कर दोगे। 3.5 गुणा 10 की पावर -2 डिवाइड बाय इंटरसेप्ट कितना है? 5 गुणा 10 की पावर 4। देख लो भाई, 0.7 गुणा 10 की पावर -6, 7 गुणा 10 की पावर -7, 7 गुणा 10 की पावर -7। सी आ जाएगा आंसर। ये देख भाई, अरे मुश्किल है क्या भाई? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फॉर एन आइडियल गैस ensemble that is proportional to volume of the system। oh my god, यही तो आंसर था। Q ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 2 पाई m kT की पावर 3/2 इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय h क्यूब। Q ट्रांसलेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय लैम्डा की पावर 3। और 2 नंबर दे गया था ये क्वेश्चन 2023 में। आपका आंसर आएगा ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। ये रहा द आइगन फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन ए क्यूबिक बॉक्स विद पोटेंशियल V बराबर 0 in the region 0xl 0yl 0zl are denoted by psi nx ny lz। कहता है इनमें से कौन सा फंक्शन हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन है? इनमें से कौन सा फंक्शन हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन है? देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, यहां पर क्या दिया गया है ना, यहां पर 3D बॉक्स के फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन दिया गया है। कैसे भाई? ये 3D बॉक्स की एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, दोनों को सम कर माइनस करके दे दिया। यहां पर दोनों को माइनस कर दिया, यहां पर भी माइनस कर दिया और यहां पर भी माइनस कर दिया। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, दो वेव फंक्शंस का सम किसी ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग तभी आइगन वैल्यू को फॉलो करेगा जब वो क्या होंगे? डीजनरेट होंगे। φ1 आपको चेक करना है कि हैमिल्टोनियन के साथ आइगन वैल्यू को फॉलो करता है कि नहीं करता। तो यहां पर क्या करूंगा? H को लगाना होगा psi 1 2 3 और माइनस psi 3 1 2 के ऊपर। मतलब H को जब psi 1 2 3 पर लगाऊंगा और जब H को psi 3 1 2 पर लगाऊंगा तो ये कब आइगन वैल्यू को फॉलो करेगा भाई? ये तब कॉम्बिनेशन तब फॉलो करेगा जब ये यहां से जो आइगन वैल्यू आएगा और यहां से जो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या होगी? सेम होगी, अदरवाइज कर ही नहीं सकता। अब मुझे पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, nx² प्लस ny² प्लस nz², और बाहर क्या? h² / 8ml²। यही बनेगा भाई। अब यहां पर 1 2 3 लिखता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा? E1 2 3 1² 2² 3² 1² प्लस 2² प्लस 3² h² / 8ml²।
फिर क्या आ जाएगा भाई, 3 3 9 4 13, 14h² बाई 8ml² आ जाएगा। जब E312 निकालूंगा, ये भी आई थिंक वही आएगा, हाँ बिल्कुल वही आएगा भाई, h² बाई 8ml², 14h² बाई 8ml²। तो यहां से क्या आ जाएगा, HSI, ये आ जाएगा 14h² बाई 8ml², साई 123 माइनस 14h² बाई 8ml², साई 312। यहां से 14h² बाई 8ml² कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, साई 123 माइनस साई 312। अरे कभी ये कॉमन ही नहीं आएगा तो ये अंदर बचेगा ही नहीं। और ये क्या है आपका, ये है आपका 14h² बाई 8ml² और phi 1। तो H को जब phi 1 पर लगाया तो ये आइगन वैल्यू आई, बाकी किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा। वैसे सिमेट्री होती है। देन आपका आता है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम के अंदर ओनली 2 फोल्ड रोटेशन एक्सिस होता है, केवल C2 एक्सिस होता है, बाकी कोई एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता। एंड एक प्लेन भी एग्जिस्ट करता है। एक क्या करता है, प्लेन भी एग्जिस्ट करता है। तो C4V को कैसे देखूंगा, E होगा, C4 होगा और 4 सिग्मा V होंगे भाई, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, अगर N की वैल्यू E1 है और CNV DNH का केस है, CNV और DNH का केस है और DN का भी अगर केस है, तो ऐसे केसेस में ये क्या होते हैं, 2 को तो सिग्मा D लिख दिया करते हैं और 2 को सिग्मा V लिख दिया करते हैं। और C4 में 3 ऑपरेशन होते हैं, 3 में से 2 का तो 1 बन जाएगा और 1 का अलग से रह जाएगा। तो एक क्लास आपकी ये 2 3 4 और यहां पर 5 क्लास कितनी हो जाएंगी, क्लास हो जाएंगी 5। ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, इसका ऑर्डर हो जाएगा 8। क्वेश्चंस को जो है सोल्व करना देख पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, द थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। इसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया की बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर। भाई ऐसे सवालों को कैसे डील करते हैं, ऐसे सवालों को हम डील करते हैं भैया मैक्सवेल भैया से। मैक्सवेल भैया हमें सब बता देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, कुछ भी ऐसा छोड़ते ही नहीं कि भैया हमें मैक्सवेल ना बता पाए। मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक्स को मैक्सवेल भैया बता देते हैं। अब मैक्सवेल भैया क्या कहते हैं, हम कहते हैं सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, HGA। ये जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर कहां दिखाई दे रहा है, ये रहा वॉल्यूम और ये रहा टेम्परेचर। बीच में कौन महाशय बैठे हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बैठी हुई है और इसको क्या कह दूंगा, डेल्टा A एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 0। एंट्रोपी के बारे में लिखा, एंट्रोपी की फॉर्म में लिखा जाएगा नहीं, एंथैल्पी की फॉर्म में लिखा जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में नहीं। चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। सी जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब होने वाला है। Consider a heat engine that used reservoir at 800 degree Celsius and 0 degree Celsius. The maximum possible efficiency is, आपको बताना है, ये भी आपका लिवाइन का सवाल है। Consider a heat engine that uses, एक हीट इंजन है, हाँ ओके, देखिए एक हीट इंजन है जो काम करता है 800 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर हॉट बॉडी का टेम्परेचर, पहला क्वेश्चन सोल्व करता हूं पहले। हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे किस में लेना है आपको, केल्विन में लेना है, 1073। कोल्ड बॉडी का कितना है, 273 केल्विन। अब क्या बताना है, सबसे पहले तो एफिशिएंसी बतानी है, फिर दूसरे में थोड़ा सा ट्रिक है दूसरे वाले में। तो यहां पर क्या निकाल लूंगा भाई, यहां पर ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TH TC बाई TH, TC बाई TH, 1 माइनस TC 273 डिवाइड बाई 1073। देखना क्या आंसर आ रहा है, पहले का आंसर क्या आ रहा है,
पहले का आंसर क्या आ रहा है? पहले का आंसर, पहले का ऑप्शन, ये ऑप्शन दूसरे के ही हैं सारे के सारे। पहले का आंसर क्या आ रहा है एक बार बताइए? पहले का आंसर क्या आ रहा है? 0.74, 0.745। ओके, तो ये आ जाएगा ईटा बराबर 0.745। आगे भी कुछ है क्या? 555। हाँ ठीक है, भी आएगा, सबका सही है भाई, सबका सही है। थर्ड हमारे पास आती है डोपलर ब्रोडनिंग, डोपलर ब्रोडनिंग। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन देखना भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत कॉन्फिडेंस है आप लोगों को, बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो आप, है ना? बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो ना आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखते हैं भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखते हैं। यहां पर सीधा एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूं, न्यू ए इज इक्वल टू न्यू, और यहां पर 1 माइनस वी डिवाइड बाय सी, और यहां पर इनवर्स। ये क्या है आपका? ये आपका डोपलर ब्रोडनिंग का एक्सप्रेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डोपलर ब्रोडनिंग। ठीक है, मैं इससे ऊपर आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, इससे ऊपर मैं आपको कुछ भी बताने वाला नहीं हूं। यहां पर आपको कुछ चीजें लिखनी है। पहला पॉइंट है डोपलर ब्रोडनिंग। डोपलर ब्रोडनिंग जो है, यहीं से स्टेटमेंट आई थी पेपर में, डोपलर ब्रोडनिंग इज मोर प्रोनाउंस्ड इन, मोर प्रोनाउंस्ड इन गैसेस। ये आप होलास की बुक उठाओगे, वहां पर क्लियरली लिखी हुई है वाली लाइनें। ठीक है, एक होलास की बुक आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उसमें लिखा हुआ है प्रेशर और कोलिजन ब्रोडनिंग, प्रेशर और कोलिजन ब्रोडनिंग, ब्रोडनिंग इज मोर प्रोनाउंस्ड इन, यही स्टेटमेंट आई थी भाई पेपर में, सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड में क्या होती है? ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है, मोर प्रोनाउंस्ड इन सॉलिड एंड लिक्विड। और यहां पर स्पेक्ट्रा ऑफ सॉलिड आर शार्प, स्पेक्ट्रा ऑफ सॉलिड आर शार्प। जनरली क्या होता है? जो सॉलिड का स्पेक्ट्रा है वो शार्प ही आता है, जो सॉलिड का स्पेक्ट्रा है वो क्या आता है आपका? शार्प ही आता है। तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर कर दी हैं। हाँ, पूरी शर्मा में भी है, बिल्कुल भाई। वो भाई नीरज है ना, बच्चा अगर पढ़ेगा तो सारी किताबों में दिया हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग से बता रहा हूं। हम भी बुक्स पढ़कर ही आपको बताते हैं, सारे के सारे एक्सप्रेशन भी आपको वहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, यहां पर फ्रीक्वेंसी फील बाय द स्पेक्ट्रोमीटर या फिर द स्क्रीन, ये क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब और एमिट, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब और एमिट। बस कहानी खत्म हो गई, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं बताने वाला। सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, और वी क्या है आपका? वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टेड आप सुनने में हो नहीं, तो मुझे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन सीएसआर नेट में पूछ रहा है, ये शायद पहले टिफर ने पूछा था, फिर आई थिंक सीएसआर नेट ने पूछा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होने वाली है। देखो भाई यहां पर, अब मुझे पता है कि भाई ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या होता है? ये होता है आर एल एम का स्क्वायर। ठीक है, और ये होता क्या है? ये आपका होता है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई ऑफ, यहां पर जब ट्रांजिशन हो रहा हो एल से एम, तो यहां पर आ जाएगा आर एल से एम। तो यहां पर एम का फंक्शन, बीच में ऑपरेटर, और यहां पर साई एल, और पीछे क्या? डीटा। ठीक है, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर वो कह रहा है कि भैया जो ग्राउंड स्टेट है वो J0 और MJ0 वाली है। अब J0 और MJ0 ये कौन है? आपका साई एल है। ठीक है, अब मुझे पता है जब ग्राउंड स्टेट में आपका वेव फंक्शन होता है, हाइड्रोजन एटम से हम लोग कंपेयर करते हैं इसको, हाइड्रोजन एटम से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन एटम की जब ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम कहते हैं जो साई एल आपका होगा ना,
ये कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा, ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। अब लेट मैं यहां पर इसको 1 ही मान लेता हूं, लेट साई एल बराबर, क्योंकि 1 भी एक कांस्टेंट है, नॉर्मलाइज करूंगा तो नॉर्मलाइजेशन इसका बाद में हो जाएगा, वो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी कांस्टेंट मान सकते हैं। उसके बाद ये वैसे 1 ही आता है, वैसे आपका 1 ही आएगा ये, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, जे बराबर 2 एम जे बराबर 0, तो यहां पर साई एम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहां से निकालते हैं, हाइड्रोजन एटम का जो एंगुलर पार्ट होता है, याद करना मैंने हाइड्रोजन एटम में कहा था कि आपको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है इन सारी चीजों को, जो भी आपके वेव फंक्शंस हैं, एटलीस्ट जे बराबर एटलीस्ट एल बराबर 0 का और m बराबर 0 का, ये ध्यान रखना है। l बराबर 1 का, m बराबर +1, 0 और -1, l बराबर 2 का और m बराबर +2, 1, 0, -1, -2, 5, 3, 8 और 1, 9। ये 9 एंगुलर वेव फंक्शन तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। हो सकता है इनका क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाए, हो सकता है इनका क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाए, तो ये पांचों तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं भाई। इसमें केवल L बराबर 2 M बराबर 0 वाला थोड़ा सा भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, बाकी तो सेम सिंपल होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखने हैं भाई, हाइड्रोजन एटम से ही निकले हैं और ये आपको ध्यान भी रखने हैं भाई। अब यहां देख लेता हूं यहां पर क्या कहानी चल रही है। अब मुझे पता है कि जो ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल है वो क्या बनेगा आपका, वो यहां से बनेगा RLM इज इक्वल टू साई एम क्या है, 3 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब म्यू क्या है, म्यू ऑपरेटर आपका होगा z एक्सिस के अलग होगा, तो म्यू जेड बराबर म्यू नॉट कोस थीटा। ये क्या होता है आपका, ऑपरेटर होता है। ये क्या होता है भाई, आपका ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा म्यू नॉट कोस थीटा इंटू यहां पर 1 एंड देन यहां पर डी टाउ। 0 से पाई लिमिट दी हुई है, जब 0 से पाई ही लिमिट दी हुई है तो डी टाउ आप में आपको फाई कंसिडर नहीं करना। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर यहां पर 0 से 2 पाई भी लिमिट दी हुई होती और पीछे डी फाई लिखा हुआ होता तो मुझे वहां पर फाई भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर यहां पर एक्स एक्सिस देता तो क्या लिखता, साइन थीटा कोस फाई लिखता। अगर वाई एक्सिस देता तो यहां लिखता म्यू नॉट साइन थीटा साइन फाई, और उसके अकॉर्डिंग क्या करता, यहां पर आंसर करता भाई। सही है, मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो यहां से RLM ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 से पाई, और यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाहर, कोस थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा -1, और पीछे क्या, साइन थीटा डी थीटा। डीटा तो यही होता है ना, साइन थीटा डी थीटा डी फाई। यहां पर फाई नहीं है तो फाई वाले हिस्से को छोड़ दिया, फाई नहीं है तो फाई वाले हिस्से को छोड़ दिया कि तू भाग जा। ये रहा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड क्लोरीन आर गिवन एस। आपको सॉलिड और लिक्विड क्लोरीन के जो हैं यहां पर वेपर प्रेशर दिए गए हैं। ये आपका सॉलिड है, वो आपका लिक्विड है। आपसे ट्रिपल पॉइंट पूछ रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत है। एट ट्रिपल पॉइंट जो ln p सॉलिड है वो बराबर होगा किसके, ln p लिक्विड के। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ना पेपर में बहुत बार, 3 बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका मैक्यूरी में ही दिया है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और है, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया वहां से। 24.32 माइनस 3777 केल्विन अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू 17.8892 माइनस 2669 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। टी यहां से निकालना, टी 172.4 केल्विन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। लैम्डा इज इक्वल टू h by √2 me. This is the wavelength of moving microscopic particle. Wavelength of moving microscopic particle. Lambda is equal to h by me. Very important relation.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ, अगर थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें, थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात होगी, वो क्या होता है जी? थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी E इज इक्वल टू KT। के क्या आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वैल्यू रख दो यहां पर, लैम्डा क्या आ जाएगा? h/√2mkt। बहुत बहुत जरूरी रिलेशन। थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ आपसे क्या कह सकता है? आपसे कहेगा कि 300 केल्विन के ऊपर एक कंटेनर है जिसमें आर्गन गैस है, सुनना ध्यान से, एक कंटेनर है जिसमें आर्गन गैस है, 300 केल्विन टेम्परेचर है, उस आर्गन गैस के मॉलिक्यूल का क्या बताइए? थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए। टेम्परेचर रखना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखना है, और आर्गन गैस का क्या रखना है? मास केजी में रखना है। मास किस में रखना है? केजी में रखना है। मास किस में रखना है? केजी में रख देना। एसआई में ही आपकी क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। इंक्रीज होगी, ठीक है ना, उतना ही यहां पर से एल का डिसोसिएशन जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जितनी ज्यादा डोनर टेंडेंसी इंक्रीज होगी लिगेंड्स की, उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन यहां पर से हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर से आप देखोगे तो जो लिगेंड्स लगे हैं इसमें पाई एक्सेप्टर, फिर से तीसरी बार ये लिखाने जा रहा हूं जल्दी से देखो, सबसे ज्यादा PPH3 वाला होता है, इसमें से PH3 में से एक Me है, तो डोनर टाइप का हो गया ना Me आने से। ये देखो सीरीज लिखाई है, तो PPH3 जो है या PAR3 कहीं और गया होगा, चलो जाने दो, यहां पर से लिखते नहीं लेट होगा ना। इसमें क्या है? PH2 मतलब 2 पीएच ग्रुप रहेंगे, एक आर आ जाएगा या एक Me आ जाए। फिर और कौन ज्यादा होगा? इससे ज्यादा जो डोनर होगा PH होगा और Me2 हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा डोनर कौन होगा? ये PME3 वाला। और ज्यादा डोनर कौन हो जाएगा? P टर्सरी ब्यूटिल वाला। तो एक्सेप्टर टेंडेंसी इनकी ज्यादा है। तो यहां पर से क्या है? जैसे जैसे डोनर टेंडेंसी डिक्रीज होगी उतना ये डिक्रीज होगा, ठीक है, ये इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होगा। तो अगर मैं ये कहता हूं ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा? उस समय ये इंक्रीज होगा। तो देखो ये डिक्रीज किसके केस में होगा? PPH वाले में। तो C वाले में क्या होगा? ये डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से सबसे फास्टेस्ट किस में होगा? C वाले में। तो सबसे फास्टेस्ट C एक ही में था, सिर्फ और सिर्फ एक ही में था, उसी से आपका आंसर आ जाता, उसी का। हाँ बिल्कुल ही, बिल्कुल सही है सौविक। जे फॉस्फेट डोनेशन करेगा तो CO जल्दी से सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी बात वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि यहां पर से अगर हम लोग बात करते हैं तो वो यहां पर से डोनेशन आगे पीछे मतलब बैक बॉन्डिंग उतनी ही गजब तरीके से हो जाएगी। रीजन हो रही है, डी ऑप्शन गलत है। अच्छा और बता दो भाई सर, लास्ट वाला फिर से बताओ सर, कैसे विजिबल हुआ वो? कौन सा लास्ट वाला? ओके 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 ओके, T2G। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, A2G कर लो यार प्लीज 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 प्लीज। ओके, मैं सिर्फ इस वाले को देख रहा था, ठीक है ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनेगा। देखो एक बार ऐसे समझो, छोटी सी बात है, मतलब ये तो मिसप्रिंट की बात है। आपका F टर्म जो है, F टर्म कैसे हो सकता है? अगर नॉर्मली देखा जाए तो नीचे होता बच्चा T1G, फिर क्या होता है यहां पर से आपका T2G, और फिर क्या होता है यहां पर A2G। ये क्या है? नॉर्मल मोड है ना, नॉर्मली जो हम देखते हैं। लेकिन अगर इसी का हम इनवर्स कर देते हैं, जब हम कहते हैं होल ट्रांजिशन हो रहा है, उस केस में आपको ये देखने को मिलेगा ग्राउंड स्टेट A2G, फिर यहां पे देखने को मिलेगी T2G, और फिर देखने को मिलेगा T1G। या तो ग्राउंड स्टेट का जो ट्रांजिशन का मतलब कहां से कहां ट्रांजिशन होगा, वो बच्चा या तो T1G से पॉसिबल होगा या तो A2G से पॉसिबल होगा, T2G से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन में क्या मेंशन था? वो देखो यहां पर T2 था, तो थोड़ा सा प्लीज करेक्ट कर लेना,
वो आपकी नहीं, इसमें मेरी गलती है, टाइपिंग की गलती है ना। समझ गए कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? सर वो सेलेक्ट कैसे किया है, वो कौन सा ट्रांजिशन विजिबल है। देखो यहां पे बताया तो बच्चा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा जो स्पेक्ट्रम पढ़ते हो या कोऑर्डिनेशन में ही जब कलर थियरी वगैरह पढ़ा जाए, इतना तो पता है ना कलर का रीजन कितना होता है, 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के आसपास। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, क्योंकि ये 400 से कम है और ये 800 से ज्यादा है। समझ गए? और ये पता होना चाहिए कि दो, मतलब इसको नहीं भी पता हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं 200 से 400 के बीच में अगर आती तो वो यूवी रीजन होता है। उसके बाद यहां 400 से 800 नैनोमीटर में आता तो वो विजिबल है। और दूसरे अगर देखना है तो वो गूगल है, गूगल पे जाके देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैविंग वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी बता देगा कि हर्ट्ज में कहां से कहां लाई करता है, वो वेवलेंथ में भी बता देगा, वेव नंबर में सब बता देगा। वहां हमारे काम का इतना मैक्सिमम होता है, इतने से हम देख सकते हैं। अब इससे क्या पता चला, देखो 1 और 2 और 3 तीन ट्रांजिशन है। अब मैंने कैसे बताया यहां पर से कैसे वेरी किया गया होगा, देखो लैम्डा इसके इनवर्स होता है, एनर्जी के भी इनवर्स होता है, वेव नंबर के भी इनवर्स होता है, इतना सबको पता है। अब देखो अगर मैं यहां पर से कहता कि वेव नंबर, एक बार इमेजिन करके देखो, अगर आपसे मैं कहता 325, 525 और 900 सेंटीमीटर इनवर्स, प्लीज सुनना, 325, 550 और 900 सेंटीमीटर इनवर्स, तो म्यू1 हमारा कौन सा होता, ये होता म्यू1, ये होता म्यू2 और ये होता म्यू3। वाई? क्योंकि सबसे कम एनर्जी, क्योंकि इतना रिलेशन तो पता ही होगा आप सबको यार, ये तो पता है ना कि फ्रीक्वेंसी वेव नंबर सब एक जैसे होते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सिर्फ लैम्डा बेचारा इनसे अलग होता है, जानते ही होगे। डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये आपको जूल वगैरह में दिखाएगा, कैलोरी में देखेगा, किलो कैलोरी में ऐसे मेंशन होगा। अगर ये गिवन होगा कहीं फ्रीक्वेंसी, तो ये किस में दिया होगा, ये आपको पर सेकंड्स में दिया होगा या हर्ट्ज में मेंशन होता है। ये अगर होता है तो जनरली आपको सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा, और ये अगर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम नैनोमीटर या आर्मस्ट्रांग में आपको वैल्यूज देखने को मिलती। तो यहां पर से हमने ऐसे डिटेक्ट किया, तो यहां पर से ये जो सबसे कम वेवलेंथ है, इसका मतलब वेव नंबर इसका सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसका मतलब वेव नंबर इसका सबसे कम। इसीलिए मैंने ये देखो 900 वाले के लिए लिखा, ये इसका लिया, ये इसका लिया। क्या समझ में आ गया? क्या ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और सिग्मा से यहां पे खट 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 खींच लेगा पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और मेटल को कैसा कर देगा, स्टेबल, न्यूट्रल, जो कि हमने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी की डिफिनेशन देखी कि मेटल टेंड टू एक्वायर जीरो और नियरली जीरो चार्ज, इसकी मदद कर रहा है ऑक्सीजन। जरा इधर देखो, कोबाल्ट के केस में जब जाते हो यहां क्लोरीन, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है, तो ये क्या करेगा, उतना अच्छा खींच नहीं पाएगा। लेकिन अगर यहां पे हमने 6 क्लोरीन डाल दिए तो एक क्लोरीन निगेटिव आता है, अपने साथ लेके क्या आता है, पूरा एक निगेटिव चार्ज। तो यहां पे विड्रॉ तो कम कर रहा है और पूरा -1 जा रहा है, तो मेटल कहता है हम आपको लेना ही नहीं पसंद करेंगे, इतने तक ही सफिशिएंट है, क्योंकि आप मेरे ऊपर चार्ज तो बढ़ा रहे हो लेकिन उसको डिस्पर्ज नहीं कर पा रहे हो। दैट इज वाई ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता है। इसकी जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, COCl4 2 निगेटिव एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। अब गजब की चीज बताऊं, जनरलाइजेशन लगा लो, आप ही लगा लो कि जब क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इससे घटिया तो ब्रोमीन है, इससे ज्यादा बेकार ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनकी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और कम है, वो तो और कम खींचेंगे। इसका मतलब अगर कोबाल्ट का हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये जो है ना, यहां पे फिर कोबाल्ट के आगे वाले कॉम्प्लेक्स जो निकेल कॉपर जिंक हैं वो भी नहीं एग्जिस्ट करेंगे। एक चीज यहां पे और लिख लीजिएगा, यहां पर एक चीज और लिख लीजिएगा, ये हमने जो पढ़ा है ना, ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है, इसको जरा नोट कर लेना आप कि ये क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए होगा। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए समझाते हैं तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, हम लोगों को पता है, अगर स्कैंडियम से बात करते हैं, स्कैंडियम 2, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, वैनेडियम 2 पॉजिटिव, यहां से जिंक 2 पॉजिटिव, आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो d ऑर्बिटल है उसमें d इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और लिगेंड भी निगेटिव चार्ज हैं, उनके बीच में रिपल्सन होगा, और उसी की वजह से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आयरन के बाद
वहां पे पेयरिंग होने लगती ना, उनमें खुद ही रिपल्सन, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इधर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फेवर करता है, और अगर इस साइड से इस साइड आओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फेवर करेगा। ये कह लो एफपी से पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फेवर करता है, एफपी के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फेवर करता है। यार ये इसका बताइए, द टोटल नंबर ऑफ ESR लाइन एंड इंटेंसिटी पैटर्न, सॉरी ये हटा दो, टोटल नंबर ऑफ ESR लाइन फॉर गिवन रेडिकल मॉलिक्यूल इज। इसके लिए मेरे पास यहां पे ESR लाइन कितनी होगी, ESR लाइन यहां पे कितनी होगी, ये हटा दो। यहां पे ESR लाइन यहां पे कितनी बनेगी बताइए। टोटल नंबर ऑफ ESR लाइन, ध्यान से बताना इसको, गिवन है मेरे पास यहां पे 6, यहां पे क्या होगा मेरे पास यहां पे CF, ये मॉलिक्यूल गिवन है, ये रेडिकल गिवन है। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ लाइन होगी, टोटल नंबर ऑफ लाइन होगी वो कितनी होगी। आंसर 6 आ रहा है सभी का, एक बार देख लीजिए इसका आंसर 6 ही आएगा या नहीं आएगा। देखो 2Ni+1 फॉर फ्लोरीन, 2Ni+1 फॉर हाइड्रोजन। इस तरीके से निकालेंगे अपन यहां पे टोटल नंबर ऑफ लाइन, ठीक है। एन क्या पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, आई क्या उसकी स्पिन वैल्यू जो आपको मोस्ट ऑफ न्यूक्लियाई की पता होना चाहिए, जो कॉमन न्यूक्लियाई है उसकी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2, जो नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम है कितने यहाँ पे 1 2, तो 2 इंटू में आई की वैल्यू फॉर फ्लोरीन इज इक्वल टू हाफ 1/2 प्लस में 1, तो कितना बन गया 3। फॉर हाइड्रोजन कितना बनेगा यहाँ पे 2 इंटू में एन यहाँ पे कितना है 1 हाफ प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो 3 मल्टीप्लाई में 2 कितना बन गया यहाँ पे 6। इसका आंसर यहाँ पे 6 है, वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा। आंसर करना है मेगा हर्ट्ज में, ये भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे यूनिट का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इन न्यूमेरिकल आपको यूनिट है उसका यहाँ पे ध्यान रखना होता है। फॉर्मूला बताइए, आप मेरे को आंसर बताइए, फॉर्मूला मेरे को पता है, यहाँ पे आंसर बताइए, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। आंसर आपको करना है मेगा हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में 25.52। देखो बता रहा है कोई या फिर मैं सोल्व करवाऊं। देखो यहां लगेगा मेरा डेल्टा E इज इक्वल टू E इंटू में V/C, सेम फॉर्मूला जो अपन पहले अप्लाई कर चुके हैं। मुझे निकालना डेल्टा E, डेल्टा E विल बी इक्वल टू E, कितना गिवन है यहाँ पे देखो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अगर ना गिवन होता तो इसको हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पे गिवन है 3.48 इंटू में 10⁻12 मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, ठीक है। V कितना अपना यहाँ पे 2.2 मिलीमीटर पर सेकंड, तो इसका हम करेंगे मीटर में कन्वर्ट, तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय C, C का अपना क्या है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड। चूंकि अपना जो एनर्जी है मेगा हर्ट्ज में लिया अपन ने, तो इसका आंसर अपना मेगा हर्ट्ज में ही आएगा, मेगा हर्ट्ज में ही आएगा सोल्व करने पर। तो सोल्व कर लेना, इसका जो भी आंसर होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। ऑफ ट्रिपल पॉइंट है, यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट यहां पे क्या होगा बताइए, इसका यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे पास है यहां पर वेपर प्रेशर गिवन है किसका सॉलिड ए का, और यहां पे लिक्विड ए का मेरे पास वेपर प्रेशर गिवन है किसमें, इस फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में गिवन है। तो मुझे यहां से बताना है अपना ट्रिपल पॉइंट। ओके, गगन ने आंसर 200 केल्विन निकाल भी दिया, बहुत सही भाई, बहुत सही। बाकी और कोई यहां पे अपना आंसर क्या करेक्ट होगा, आंसर को करना है राउंड ऑफ योर आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर, इस फॉर्म में अपने को आंसर करना है 200। बाकी और कोई,
हाँ, यहाँ पे अपना 200 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे निकालेंगे, देखो बात कर रहे हैं ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर है वो अपना कांस्टेंट होता है, प्रेशर है वो भी अपना कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब जो सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर या फिर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर, सबका ही वेपर प्रेशर बराबर होगा। इसका मतलब जो अपना यहाँ पे इक्वेशन है दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, तो यहाँ पे 10 माइनस में 1800/T विल बी इक्वल टू 8 माइनस में 1400/T। सोल्व करूंगा, यहां मेरे पास टेम्परेचर अपना 200 केल्विन निकल के आएगा। टेम्परेचर अपना 200 केल्विन निकल के आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। पता होना चाहिए आपको ट्रिपल पॉइंट पे सिस्टम क्या होता है। मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर दोनों यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब देखो यहाँ पे CHO गिवन है, यहाँ पे CHO गिवन है, यहाँ पे COOCH3 गिवन, इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट। यहाँ पे CHO है ही नहीं दोनों में, तो अपना ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन में दो ऑप्शन तो अपने आसानी से एलिमिनेट हो सकते हैं, दो ऑप्शन तो बिल्कुल आसानी से, मतलब कि एक दो चीज देखोगे एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन दो बचेंगे उसमें आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है मेरे पास, 3.9 पर सिंगलेट आ रहा है 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके बगल में एक स्ट्रॉन्ग डिशेडिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग डिशेडिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे CH3 है, लेकिन इसके बगल में एक वीक डिशेडिंग ग्रुप है, इसकी पीक 2 से 3 के बीच में आती, ना कि 3 से 4 के बीच में। तो अपना ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे OCH3 है जिसकी पीक आएगी अपनी 3.9 पर, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेरे पास यहाँ पे एक सेल गिवन है, ठीक है, और उसका यहाँ पे EMF भी गिवन है, उसका यहाँ पे EMF भी गिवन है, ई सेल यहाँ पे गिवन है। तो पूछ रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो भी गिवन है, तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा, देखो DE/dt गिवन है, यहाँ पे ए भी गिवन है, डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा, देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस में टी डेल्टा एच था अपना, माइनस NEF प्लस में NFT DE/dt। DE/dt गिवन है, n यहाँ निकालेंगे अपन रिएक्शन से, जो अपने पास 2 निकल के आएगा। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है कितना 300 केल्विन, N2 है, E मेरे पास गिवन है कितना 1.08 वोल्ट। वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ मेरे पास डेल्टा एच निकल के आ जाएगा, डेल्टा एच मेरे पास निकल के आ जाएगा। बस अलग अलग पॉइंट गिवन है मेरे पास, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट गिवन है A, B, C और D। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर A, B, C, D पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने हैं। फॉर्मूला सेम है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। कैसे निकालेंगे, देखो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, C की वैल्यू 1 माइनस P प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस P। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेज पहचानने होंगे एट पॉइंट A, B, C, D। तो देखो अगर बात करूं पॉइंट A की, तो एक पॉइंट पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखो फेज A है, फेज B, यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ये, यहाँ पर एक फेज है, इसके अंदर एक फेज है, इसके अंदर एक फेज है, इसके अंदर एक फेज है, यहाँ पे एक फेज है। तो यहाँ मेरे पास टोटल अलग अलग फेज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर A पर सिर्फ और सिर्फ अपना सिंगल फेज प्रेजेंट है, इसका मतलब जो पॉइंट एट पॉइंट ए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितने होंगे, F इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। एट पॉइंट B पर देखो यहां पर A मेरे पास अलग अलग, देखो A पर एक एरिया अपना कौन सा हो गया, देखो ये यहां पर मेरे पास एक तो एरिया कौन सा है जो रेड में कवर है ये, ठीक है, एक मेरे पास जो ब्लू में है ये, और एक मेरे पास जो अपना ब्लैक में है ये। मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 फेज प्रेजेंट है एट पॉइंट B, जिसका मतलब
F इज इक्वल टू 3 माइनस में 3 दैट इज इक्वल टू 0। एट पॉइंट सी पॉइंट पर मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 फेज प्रेजेंट है, जो मैं दिखा रहा हूं इस कलर से, ब्लू ब्लैक ग्रीन। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने होंगे, F इज इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, 2 0 0। तो 2 0 0 जो फिलहाल अपने एक ही ऑप्शन में गिवन है, इसका मतलब अपना ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। थी तो इसमें आपके पास डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 और NH3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यूजुअली आपने पढ़ा है कि BCl3 है और आपके पास NH4Cl जो है ये आपका रिएक्शन करवा के देता है क्या, आपके पास हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलती है, बोराजीन B3N3S6। पर यहाँ पर NH3 के साथ अमोनिया के साथ भी आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो भी आपके पास ड्रास्टिक कंडीशंस में इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ए भी करेक्ट होगा आपके पास। हीटिंग डाइबोरेन विद अमोनिया एट हाई टेम्परेचर अबव 200 डिग्री सेल्सियस। तो डाइबोरेन जो है, डाइबोरेन की भी आपने अगर थ्योरी लेक्चर्स में देखा होगा, इसको भी हाई टेम्परेचर में हीट करके आप यहाँ पे बोराजीन का फॉर्मेशन कर सकते हो, बी भी करेक्ट होगा। रिएक्शन ऑफ बोरॉन नाइट्राइड विद हाइड्रोजन गैस एट बिल्कुल करेक्ट रिएक्शन होगी। NH4Cl और लिथियम बोरोहाइड्राइड आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्राइड डोनर होता है, बिल्कुल करेक्ट रिएक्शन है आपके पास यहाँ पे बोराजीन के सिंथेसिस की, बिल्कुल करेक्ट होगी। NP या फंक्शन की अगर बात करें साइटोक्रोम P450 की, तो ये क्या करता है, आपका ये जो डबल बॉन्ड O2 जो बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करता है और O बॉन्ड को इंसर्ट करता है, O का बॉन्ड इंसर्शन करता है। किस तरीके से करता है, अगर हम इसका पहला फंक्शन देखें, फॉर्मेशन ऑफ एसिड फ्रॉम एल्डिहाइड, बिल्कुल सही है, ये इसका फंक्शन होता है। कैसे होता है, जैसे आपका ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में ये क्या करता है, बॉन्ड O का इंसर्शन, तो CH बॉन्ड है इसमें अगर आप साइटोक्रोम P450 लगा दोगे तो आपके पास R ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो CH था उसमें कर देगा ये O का इंसर्शन, ये बन जाएगा आपका एसिड, बिल्कुल इसका फंक्शन होता है। एक और फंक्शन क्या होता है आपका, ये अगर कोई एल्कीन है, एल्कीन में अगर साइटोक्रोम P450 डाल दो तो आपका ये एपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है इस तरीके से। तो अब बताइए B एंड D आंसर आया, B एंड D, ओके। B एंड D के अलावा एक और आंसर भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखो कैसे, आपका ये तो करेक्ट है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एसिडल्डिहाइड फ्रॉम इथेनॉल अमीन, एसिडल्डिहाइड इथेनॉल अमीन से आपका जो फंक्शन होता है वो आपका विटामिन B12 का होता है, ना कि आपका साइटोक्रोम 450 का। तो ये इनकरेक्ट होगा। फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड फ्रॉम एल्केन लिखा है बच्चों, ये आपका एल्केन है, एल्कीन से एपॉक्साइड बनता है, एल्केन से नहीं। तो आपका ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूटामेट, ग्लूटामेट क्या होता है आपका, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड जो है वही आपका होता है। और ग्लूटामिक एसिड यानी कि एसिड का आइसोमराइजेशन, ये काम भी आपका विटामिन B12 भी करता है, ना कि आपका साइटोक्रोम P450। तो B C D ये सारे के सारे आपके इनकरेक्ट होंगे। यस, देखने में गलती हो गई, एग्जाम में मत करना भाई ऐसी गलती। यहाँ पे आपके पास B C एंड D ये 3 करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ईयर्स में ही कैलकुलेट कर लो। ईयर्स में आपको आंसर बताना है तो हमारे पास जो टाइम होता है, टाइम बराबर क्या होगा, आपके पास वैल्यू होती है 2.303 डिवाइडेड बाय, इसमें आप क्या लेते हो, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और साथ में आप लेते हो लॉग। और अगर आपको वुड की बात कर दी जाए ना, तो वुड हमारे पास लेते हैं, आपके पास जो भी वैल्यू हमारे पास, जब हम रेट कांस्टेंट काइनेटिक्स देखते थे, आप क्या लेते थे, A0 अपॉन में A, ये वैल्यू आप लेते थे, A0 होता था इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू लेते हो वो आपकी क्या होती है, ये आपके पास होती है न्यू वुड डिवाइडेड बाय ओल्ड वुड। अब इसको हमें कैसे समझना है, आपके पास ये वैल्यू आपके पास रेशियो में कहीं पर भी दी हो तो न्यू वुड यानी कि आपकी बिल्कुल नई एज है, ये आपकी बिल्कुल स्टार्ट में लिया जा रहा है, इनिशियल स्टेजेस है आपकी वुड की।
तो हमारे पास ये कैसी होगी, ये वैल्यू आपकी लार्ज होगी। कभी भी इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आए कि प्रेजेंट डे लेना है कि आपको एंशियंट वुड लेना है, तो इस रेशियो में जो भी लार्ज वैल्यू होगी उसको आप ऊपर ले लोगे, जो नीचे वैल्यू आएगी वो आपकी स्मॉल हो जाएगी। जो आपकी ओल्ड वुड होगी वो आपकी ओल्ड वुड का मतलब है कि वो आपके पास आफ्टर टाइम टी उस वुड का क्या हाल है वो बताया जा रहा है, जो कि आप सेम क्या लेते थे, ए नॉट अपॉन ए में। ये आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन होती थी इनिशियली, यानी कि न्यू वुड आपकी इनिशियली कैसे कंडीशन में है, और बाद में आफ्टर टाइम टी आपकी वो ओल्ड हो चुकी है, तो वो आपकी ओल्ड वुड यानी कि ए। ठीक है, अब इसमें हमें कैसे वैल्यूज को पुट करना है, आपके पास ये जो वैल्यू है ये 2.303, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, टी हाफ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास लेमडा बराबर होता है 0.693 इनटू में टी हाफ, वैल्यू होती है लॉग। लॉग में आपके पास अब इसकी वैल्यू रखेंगे, अब आपको प्रेजेंट डे दिया था और आपको यहाँ पे एंशियंट वुड दिया था। अब आपके पास प्रेजेंट डे यानी कि आपकी न्यू वुड है और ये आपकी ओल्ड है, और कुछ भी ना समझ में आए भाई, कुछ भी ना समझ में आए, बस लार्ज वैल्यू के ऊपर कर दो, स्मॉल वैल्यू को आप नीचे पुट कर दो। ये वैल्यू आपकी 2.25 डिवाइडेड बाय 0.19, दोनों भी जिस यूनिट्स में है आपके पास BQ वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास लॉग में यूनिट लेस टर्म बचेगा। अब इसमें आपके पास टी हाफ जो है वो भी आपको गिवन है, तो आपके पास 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 इनटू में टी हाफ रख दो 5730, ईयर्स में ही आंसर आ जाएगा क्योंकि ये तो यूनिट लेस है, पूरी यूनिट लेस है, आंसर आएगा आपका ईयर्स में। ये आपकी वैल्यू लॉग में 0.25 डिवाइडेड बाय 0.19, इसको सॉल्व करके बताइए भाई क्या आंसर आ रहा है। 2269 ईयर, 2269 ईयर्स, यस बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मैम एक क्वेश्चन और था कि आफ्टर बीएससी इफ गेट में अच्छा स्कोर करते हैं तो पीएसयू मिल सकती है या एमएससी नेसेसरी? नहीं, एमएससी नेसेसरी नहीं होती आपका, इसलिए ही तो गेट का क्राइटेरिया जो है आफ्टर बीएससी बना दिया है, बट आई विल सजेस्ट आपको मास्टर्स कर लेनी चाहिए, तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर ऑप्शंस ओपन होते हैं। पीरियोडिक तो आपका रिवीजन प्रोग्राम हो चुका है ना, सरफेस केमिस्ट्री भी आपकी कवर कर ली जाएगी, एनईटी उसके भी आपके आ जाएंगे। पीरियोडिक तो हम रिवीजन प्रोग्राम में मोस्टली इनऑर्गेनिक के हमने एमएसक्यूज डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में नेसेसरी होते हैं। पीरियोडिक के भी आप एमएसक्यू तो उसके सेशन हो ही चुके हैं। यस, इसका आंसर 2269 ईयर्स ही आएगा आपका, ये आंसर 2269 ईयर्स ही आपका आंसर आ जाएगा। आज तो भाई सभी लोग फॉर्मूला पता होने पे तो सब सही आंसर कर रहे हो, फिजिकल में तो सभी लोग पूरा, अगर इस टॉपिक से आएगा ना तो आप सभी को कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ना बने, ठीक है, सारे सही करके आना। देखिए बार बार अगर मैं वही चीज कराते रहूंगा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसस्टेबिलिटी, तो वो किसी काम की नहीं। हमें नई चीजें यहाँ पे सीखनी है ताकि हम क्वेश्चंस को, जो एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको अप्रोच कर पाए। ठीक है, नए क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनको हम इजीली अप्रोच कर पाए। इसलिए अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो उससे आप डीमोरलाइज मत होइएगा, ठीक है, या डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाकई में क्या है भाई यहाँ पे काफी टफ है, और अगर कोई भी इंसान अगर पहले गो में देखेगा तो उनसे वो इतने इजीली नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और यही हमारे साथ क्या होता है एग्जाम में होता है, हम काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन करके आते हैं और एग्जाम में थोड़ा सा उनका लेवल ऊपर आता है और वहां पे फिर मतलब हवा निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यह है कि हम थोड़ा पहले से ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे टफ वाले कर ले, जिससे अगर वो डायरेक्ट अगर एग्जाम में आते हैं तो एटलीस्ट हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वहां पे बिल्डअप हो। ठीक है, एटलीस्ट हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां पे बिल्डअप हो, इसलिए आपको ये चीज यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है, इन चीजों से आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, मैं अगेन बोल रहा हूँ। और फंडा मैंने आपको कई सारे फंडे सिखाए हैं यहाँ पे, वही फंडा अगर आप यहाँ पे यूज कर लोगे ना आपका काम बन जाएगा भाई, वही फंडा अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। बी आंसर, जिसने भी लॉजिक लगाया है बहुत बेहतरीन लगाया है भाई, बी के लिए जिसने लॉजिक लगाया है बहुत बेहतरीन लगाया है, बेहतरीन, मजा आ गई। ठीक है, बहुत बेहतरीन सोनू, आपने यहाँ पे फंडा एक्चुअल में सीख लिया है कि यहाँ पे क्या चीज है। देखो एसिडिक मीडिया है तो ये अल्कीन क्या करेगी, इस प्रोटोन को यहाँ से पकड़ लेगी, इस प्रोटोन को पकड़ेगी, तो आपका कार्बोकेटाइन कहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आपका H आ गया और कार्बोकेटाइन आपका यहाँ पे आ गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसे कार्बोकेटाइन आपका आता है तो
इसका जो पैरेलल वाला बॉन्ड होता है ना, ये अपोजिट वाला, ये क्या करता है भाई, यहां से माइग्रेट होता है इस तरीके से। माइग्रेट होगा तो आपका इंटरमीडिएट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखो यहाँ पे आपका मैथिल और इस पे प्लस, और आपका ये वाला बॉन्ड यहाँ से देखो फॉर्म हो गया है। ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ से क्या हो रहा है, देखो इस तरीके से मैं इसको दिखा देता हूँ, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब देखो अगेन लिखने का वही तरीका है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 को आप इस तरीके से यहाँ पे दिखाओ। पहले ये लो आपका 1 2 3 और यहाँ पे 4, क्लियर। 1 पे देखिए कुछ नहीं है, 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे एक मैथिल है आपका, ये लीजिए यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया। 4 पे अगेन देखिए फ्रंट साइड में एक मैथिल है, तो ये मैंने मैथिल लगा दिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे उससे आगे देखो, ये 5th कार्बन आपका ये दिख रहा होगा आपको, 5th कार्बन ये है, तो 5th कार्बन पे आपको ऊपर, 5th कार्बन पे आपका देखिए ऊपर की ओर मैं यहाँ पे मैथिल चिपका देता हूँ। ये लो जी, यहाँ पे मैंने ऊपर की ओर यहाँ पे मैथिल चिपका दिया। इस पे यहाँ पे 2 मैथिल और है देखो, ठीक है, मिथिलीन ग्रुप के ऊपर यहाँ पे 2 मैथिल आपके और है। उसके अलावा देखो 1 से देखो क्या निकल रहा है आपका, एक CH2 निकल रहा है। 4 से भी आपका एक CH2 निकला है, तो 4 से एक CH2 आपका ये निकल गया, 1 से एक CH2 आपका ये निकल गया, और ये दोनों एक्चुअल में आपस में चिपके हैं, तो इनको यहाँ पे चिपका दो। क्लियर, इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? ओके ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देगा भाई, वाटर यहाँ पे अटैक कर देगा। ये लो वाटर का अटैक यहाँ पे कर दो, तो इसके हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुझे लगा। यहाँ पे क्रैम चिलेशन मॉडल आपका बोलता क्या है, देखो यहाँ पे भले ही आपका हाइड्रोजन हो या आर ग्रुप हो, इसके सामने क्या आना चाहिए, लार्ज ग्रुप आना चाहिए। लार्ज ग्रुप किसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, CIP रूल के बेसिस पे, जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 आती है, दैट इज द लार्जेस्ट ग्रुप। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑलरेडी फिनाइल रिंग है, तो इसका मतलब पहले से ही आपका क्या भाई, मॉडल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। मॉडल को फॉलो कर रहा है, ये ग्रुप आपका यहाँ से आगे की ओर आएगा और इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। कहां से अटैक करेगा, जो आपका यहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड है, यानी कि कहां से, बैक साइड से अटैक होने वाला है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मान लेता हूं। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां से हुआ, बैक साइड से हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर आपका बैक साइड से हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कैसा आएगा, देखो CH3 आपका फ्रंट पे आ गया, हाइड्रोजन बैक साइड चला गया, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल ये रहा आपका, और ऑक्सीजन कहाँ आ गया आपका, फ्रंट साइड आ गया, और हाइड्रोजन ये नीचे रहा। लेकिन इस तरीके से तो आपको यहाँ पे कोई सी भी चीज यहाँ पे दी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस न्यूक्लियोफाइल को क्या लाना पड़ेगा, प्लेन पे लाना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल को आप जैसे ही प्लेन पे लाओगे, पीएच यहाँ पे आपका CH3 ये रहा, न्यूक्लियोफाइल को जैसे ही मैं थोड़ा सा घुमा के फ्रंट पे लाऊंगा, तो न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए। और उसके बाद देखो हाइड्रोजन आपका स्टिल फ्रंट पे रहेगा, लेकिन सॉरी ये क्या आ गया आपका OH, OH आपका स्टिल यहाँ पे क्या भाई, फ्रंट में रहेगा, ये लीजिए। और ये क्या होगा आपका यहाँ पे का मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा भाई, यहाँ पे का मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, ये थोड़ा बहुत अटैक क्या करेगा भाई, फ्रंट साइड से करेगा। फ्रंट साइड से अटैक करेगा, तो वहां पे आपका दूसरा डायस्टेरियोमर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो CH3 OH बिलो द प्लेन, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, और ये क्या हो गया भाई आपका यहाँ पे का माइनर प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका यहाँ पे का माइनर प्रोडक्ट हो गया। और इस तरीके की रिएक्शंस को बोला जाता है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, जहां पे क्या होता है आपका एक ही रिएक्टेंट से क्या होती है, 2 प्रोडक्ट आपके फॉर्म होते हैं, 2 स्टीरियो आइसोमर आपके फॉर्म होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अगर टू बी मोर प्रिसाइज में अगर आपसे पूछ लूं, इन दोनों के बीच का यहाँ पे रिलेशन कैसा है, ये दोनों एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स है, इसीलिए आप इन्हें क्या बोल दोगे, यहाँ पे डायास्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन यहाँ पे बोल दोगे। अगर इन दोनों में मेजर पूछ लेगा, तो यहाँ पे मैंने मेजर ये लिख लिया है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आपका क्या है भाई, ये अल्लाइल ग्रुप है इस तरीके से, तो बस इसको यहाँ पे से मिटा के अल्लाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दो। ये लो जी, यहाँ पे आपका 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करो, इस न्यूक्लियोफाइल को हटा के यहाँ से न्यूक्लियोफाइल को हटाओ, और यहाँ पे क्या कर दो, अल्लाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दो, खेल खत्म हो गया। ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। अब देखो मेजर कौन सा है, ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या है भाई, यहाँ पे मेजर है, और यहाँ पे ये क्या है भाई आपका माइनर है। ये क्या है भाई, यहाँ पे माइनर है। अब देख लीजिए यहाँ पे X इज मेजर प्रोडक्ट एंड Y इज माइनर प्रोडक्ट, A इज राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, X इज द ओनली प्रोडक्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है भाई। यहाँ पे क्रैम, जो आपका क्रैम मॉडल होता है, वो क्या करता है भाई, यहाँ पे
डाया स्टीरियो जो आपकी होती है डाया स्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। और कहीं पे भी अगर किसी रिएक्शन के पीछे सेलेक्टिव आ रहा है ना तो सेलेक्टिव का मतलब क्या भाई, वहां पे आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, उनमें से कोई एक मेजर होगा, दूसरा क्या होगा भाई, माइनर होगा। ये चीज आप समझिए। अगर किसी रिएक्शन के पीछे स्पेसिफिक आ रहा है, जैसे स्टीरियो स्पेसिफिक बोल दिया, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक आइसोमर जनरेट हो रहा है। जैसे कि हम क्या करते हैं भाई, ब्रोमीन का एडिशन करते हैं अल्कीन के ऊपर, तो वहां पे ऑलवेज क्या होता है, आपका एंटी अटैक होते हैं, यानी कि आपका एंटी डायास्टीरियोमर ही क्या होता है वहां पे फॉर्म होता है, सिन वाला डायास्टीरियोमर वहां पे फॉर्म होता ही नहीं है। तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है, वो आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, वहां पे एंटी डायास्टीरियोमर ही सिर्फ फॉर्म होगा, बाकी कुछ वहां पे फॉर्म नहीं होगा।